Our today's topic is principles of taxonomy. क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नीड है कि एनिमल्स को या जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्लासीफाई करने की. सबसे पहले टू नेम द ऑर्गेनिज्म, और नेम शुड बी इन अ बायनॉमिनल नॉमेनक्लेचर. जो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर है इसके लिए स्पेसिफिक लॉजिकल रिलेशनशिप पर हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे. दीज रिलेशनशिप शुड बी सेपरेट बाय डिफरेंसेस और ग्रुप बाय द सिमिलैरिटीज़. तो ये जो हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिज्म के टैक्सोनॉमी की और उसके बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर की, इसको हम टैक्सोनॉमी में स्टडी करेंगे. क्या रिक्वायरमेंट है बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर की? ये नॉमेनक्लेचर जो है इसको हम साइंटिफिक नेम देते हैं. बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के लिए सेम नेम है. जैसे बिजार्ड जो नेम है ये यूज़ किया जाता है हॉक के लिए इंग्लैंड में और वल्चर के लिए यूएस में. इसी तरह से जो नाम है गॉफर, ये यूज़ किया जाता है रोडेंट्स के लिए वेस्ट में और टर्टल के लिए साउथ अमेरिका में. तो एक ही नाम दो एनिमल्स के लिए, तो बहुत रिक्वायरमेंट है एक साइंटिफिक नेम की. दूसरी चीज़, ये जो साइंटिफिक नेम है ये इसलिए भी रखे जाते हैं कि एक एनिमल के डिफरेंट पोजीशंस पे डिफरेंट नेम है. जैसे माउंटेन लॉयन भी उसी एनिमल का नाम है, प्यूमा भी उसी एनिमल का नाम है और कौजार भी उसी एनिमल का नाम है. जो सिमिलैरिटीज़ हैं नाम में वो भी एक स्पेसिफिक रीज़न होती है. साथ ही साथ जो डिससिमिलैरिटीज़ हैं नाम में, इसकी वजह से लोकल नाम को हम अवॉइड करेंगे और उसकी जगह साइंटिफिक नेम पर हम कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करेंगे. कैसे शुरू हुआ था ये क्लासिफिकेशन? तो हम ये देखते हैं कि सबसे पहले एरिस्टोटल को हम इसका क्रेडिट देंगे. एरिस्टोटल ने क्लासिफाई किया था सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को और दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया था, प्लांट और एनिमेलिया. अब जब प्लांट का हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो प्लांट can be classified into three categories according to their size and structure, and they can be called as herbs, shrub और tree. तो सबसे छोटे herbs, उनसे बड़े shrub और सबसे बड़े tree. फिर हमने animals का ऑर्गेनाइजेशन किया. तो ऑर्गेनाइजेशन का जो हमने बेसिस रखा वो हमने रखा कि जो ये एनिमल्स हैं ये एक्वाटिक हैं या लैंड एनिमल है या एरियल एनिमल है. तो फ्लाइंग और नॉन फ्लाइंग के बेसिस पर हमने एनिमल्स को क्लासिफाई किया. अब यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम ये आ गई कि बर्ड्स भी फ्लाई करते हैं, बैट भी फ्लाई करते हैं, इंसेक्ट भी फ्लाई करते हैं. आज के समय में हम ये जानते हैं कि तीनों डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं. इंसेक्ट जो हैं ये आपके ऑर्थोपोडा से बिलोंग करते हैं, बर्ड्स आपके एव्स से बिलोंग करते हैं और जो आपके बैट हैं ये मैमल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं. तो इस क्लासिफिकेशन में कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी. बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर जब हमने लिया तो इन सारी परेशानियों से बचने के लिए कि एक एनिमल के दो नाम हैं, दो एनिमल का एक नाम है, एरियल एनिमल का नाम है, तो इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने नाम के दो सेक्शंस रखे. So to avoid confusion, each animal has two parts of their scientific name. The first name should be its generic name, genus का नाम आएगा, and second should be specific epithet. इसमें हम species का नाम लिखेंगे. जो genus का नाम हम लिखेंगे वो capital letter में लिखेंगे, species का नाम लिखेंगे वो हम small letter में लेंगे. species का जो नेम होगा ये often डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा जाएगा. स्पीशीज़ के नेम शुड बी रिटन इन द इटैलिक्स. जो तिरछे तिरछे लेटर्स में हम लोग लिखते हैं दैट इज़ इटैलिक्स. और अगर मैं प्रिंटेड की बात करूं तो स्पीशीज़ का नेम किस में आएगा? इटैलिक्स में. और जब मैं हैंड रिटन फॉर्म में लिखूंगी तब दिस नेम शुड बी अंडरलाइंड. पेंसिल से जब आप नाम लिखेंगे तो उसको आप अंडरलाइन कर देंगे. जितने भी नाम हैं बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर या साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर में, इसमें हम लैटिन लैंग्वेज यूज़ करेंगे. लैटिन लैंग्वेज यूज़ करने का ये रीज़न है कि लैटिन इज़ अ डेड लैंग्वेज. जो डेड लैंग्वेज होती है इसमें चेंजेस नहीं होते हैं. तो जिस लैंग्वेज में चेंज नहीं होगा उसके नाम में भी कोई चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलेगा. आपके सामने जो एग्जाम्पल है इसको मैंने नाम दिया है रेड लेग्ड ग्रॉसहॉपर.
जिसका नाम हम देते हैं मेलानोप्लस फीमर रबरम। मेलानोप्लस क्योंकि काले रंग का है, फीमर रबरम यानी फीमर के ऊपर अपना जो टार्सल है उसको रब करता है, और रब करने से एक वॉइस आती है। आप सबको पता है झींगर की या ये जो ग्रास हॉपर्स होते हैं ये एक स्पेसिफिक बुरी सी आवाज़, तीखी सी आवाज़ निकालते हैं, तो वो इसकी लेग पर लेग रब करने से वॉइस निकलती है। जब मैंने टेक्सोनमी की बात करी, जब मैंने क्लासिफिकेशन की बात करी, जब मैंने एरिस्टोटल की बात करी, तो उसको एरिस्टोटल को हमने नाम दिया फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, फादर ऑफ टेक्सोनमी। ये जो दूसरे साइंटिस्ट आपके सामने हैं इन्हें हमने कहा फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनमी। नाम है इनका कैरोलस लिनियस। इन्होंने एक बुक लिखी थी, बुक का नाम है सिस्टेमा नेचुरे, और ये बुक बिल्कुल बाइबल की तरह मानी गई क्लासिफिकेशन में। और इनका खुद का जो नाम था आप इसी पिक्चर में देखेंगे, यहाँ पे इनका नाम लिखा हुआ है कार्ल वॉन लिने, ये इनका नाम था। लेकिन जब इन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया तो इन्होंने अपना नाम बदल के रख लिया कैरोलस लीनियर, अपने लीनियस जो इन्होंने अपने नाम को जस्टिफाई करने के लिए दिया था। जो कैरोलस लीनियस हैं इनका जो बर्थ है ये मई 23, 1707 को हुआ था, और ये एक सदर्न स्वीडन के छोटे से गांव स्मॉललैंड में पैदा हुए थे। यूनिवर्सिटी ऑफ उपासला में इन्होंने अपनी मेडिकल की डिग्री कंप्लीट करी थी, और फिर जब ये डॉक्टर बन गए थे तो ट्रेनिंग के लिए इनको मेडिकल करिकुलम पढ़ना पड़ता था, और सारे डॉक्टर्स को उस समय जितने भी मेडिसिनल प्लांट्स थे उनके बारे में पढ़ना पड़ता था। मेडिसिनल प्लांट्स में इनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ, और इन्होंने उन्हीं प्लांट्स के बेसिस पर अपना फर्स्ट एडिशन ऑफ द क्लासिफिकेशन लिखा, और जो इनकी बुक मैंने अभी आपको नाम बताया सिस्टेमा नेचुरी इन्होंने लिखी थी। उपासला यूनिवर्सिटी में 1741 में इन्होंने प्रोफेसरशिप स्टार्ट कर दी, जिसमें ये मेडिकल के स्टूडेंट्स को पढ़ाया करते थे। इन्होंने रीस्टोर किया यूनिवर्सिटी के बॉटनिकल गार्डन को, जिसमें इन्होंने प्लांट्स को उनके क्लासिफिकेशन के बेसिस पर अरेंज किया। हर्ब्स को उगाया, श्रब्स को उगाया और ट्री को उगाया, और इस पूरी रिसर्च के बाद 1778 में इनकी डेथ हो गई। कैरोलस लीनियस के ने हमको जो क्लासिफिकेशन बताया, इस क्लासिफिकेशन को हम डिफरेंट कैटेगरीज में लिखते हैं, ठीक है। तो ऊपर से नीचे की तरफ जो स्टेप्स हैं या हायरार्की है, उन हायरार्कीज में मुझे 7 लेवल दिखाई देते हैं। ये जो हर एक स्टेप मैं बताती हूँ आपको, ये स्टेप्स को मैंने नाम दिया, सबसे ऊपर किंगडम, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस और स्पीशीज़। हर एक कैटेगरी को जो कि हायरार्की के हिसाब से ऊपर से नीचे की तरफ के क्रम में आई, एक सीरीज़ में आई, तो इस सीरीज़ को हमने नाम दिया हायरार्की, और हर एक कैटेगरी को मैंने नाम दिया टेक्सा। सिंगुलर केवल एक के बारे में बात करूंगी तो टेक्सॉन, वरना ये सारी कैटेगरी डिफरेंट टेक्सा कहलाती है। क्योंकि लीनियस ने इन सबको डिफरेंट टेक्सा में डिवाइड किया था, इसलिए साइंस की इस ब्रांच को टेक्सोनॉमी मैंने नाम दिया है। टेक्सोनॉमी की जब हमने स्टडी करी तो ये कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने मैंने दे रखे हैं, जैसे अमेरिकन लॉबस्टर है, या मार्केट स्क्विड है, या ब्लू मसल्स है, या ऑयस्टर की 2-3 स्पीशीज़ हैं। इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो क्लासिफिकेशन में आपको डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं, फाइलम है जैसे ऑर्थोपोडा या मोलस्का, इनकी क्लासेस हैं, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है और इनकी स्पीशीज़ है। ये सब डिफरेंट टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, ठीक है। ये सब डिफरेंट टेक्सा हैं, या सेपरेटली बोलूँ तो ये सब टेक्सॉन्स हैं। क्या वैल्यू है, क्या इम्पोर्टेंस है, टेक्सोनॉमी को पढ़ने की ज़रूरत क्या है? तो जो टेक्सोनॉमी है ये हमें एक विविड पिक्चर प्रोवाइड करती है कि जितनी भी अर्थ पर ऑर्गेनिक डाइवर्सिटी हमें दिखाई दे रही है, जितने भी हमें एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं, माइक्रो एनिमल्स से लेकर मैक्रो एनिमल्स की कैटेगरी में ये हमें दिखाई देते हैं। पहली चीज़ तो एक विविड पिक्चर प्रोवाइड करती है। सेकेंड वन इज़
टेक्सोनॉमी प्रोवाइड करती है मच मोर इंफॉर्मेशन जो कि परमिट करती है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फाइलोजेनी ऑफ लाइफ, कि किस तरह से इस अर्थ पर इस स्पीशीज़ का फॉर्मेशन हुआ था, इस स्पीशीज़ का इवोल्यूशन हुआ था। ये पिक्चर भी हमें टेक्सोनॉमी प्रोवाइड करती है। नंबर 3, टेक्सोनॉमी रिवील्स द न्यूमरस इंटरेस्टिंग इवोल्यूशनरी फेनोमेना, कि किस डायरेक्शन में इवोल्यूशन बिगिन हुआ, उसका क्या फेनोमेना रहा था। 4th नंबर इज टेक्सोनॉमी सप्लाइज क्लासिफिकेशन विच आर ऑफ ग्रेट एक्सप्लेनेटरी वैल्यू इन मोस्ट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी एंड पैलेंटोलॉजी। तो पैलेंटोलॉजी से या फॉसिल्स से हमें क्लियर हो जाता है कि टेक्सोनॉमी किस डायरेक्शन में हुआ था। एम्ब्रियोलॉजी क्लियर कर देती है कि टेक्सोनॉमी किस डायरेक्शन में हुई थी। सीरोलॉजी क्लियर कर देती है। तो वेरियस ब्रांच ऑफ जूलॉजी की हम इसमें बात कर सकते हैं। लास्ट वन इज द टेक्सोनॉमी ऑर्गेनाइजेस नॉन लाइफ फॉर्म्स, की जितनी भी लिविंग स्पीशीज़ हैं इन सबको एक स्पेसिफिक पैटर्न में अरेंज कर देती है। कैसे? जैसे मैं जब आपको जूलॉजी का क्लासिफिकेशन पढ़ाती हूँ तो मैं आपको ये बताती हूँ कि सबसे लेस डेवलप्ड कौन है, प्रोटोजोअन्स हैं, फिर पॉरीफेरन्स हैं, फिर सीलेंट्रेट्स हैं, फिर प्लेटीहेल्मिन्थीज हैं, फिर एस्कीहेल्मिन्थीज हैं एंड सो ऑन। तो ये मैंने कैटेगराइज कर दिया और इसी कैटेगरी में मैंने कहा नंबर 1 सबसे कम डेवलप्ड हैं प्रोटोजोअन्स जो कि मोनोसेल्युलर हैं, यूकैरियोटिक है, और सबसे वेल डेवलप्ड हैं कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स में सबसे वेल डेवलप्ड हैं मैमल्स और मैमल्स में सबसे ज़्यादा डेवलप्ड हैं प्राइमेट्स। तो ये जो कैटेगराइजेशन है सारी लिविंग फॉर्म्स का, ये भी हम टेक्सोनॉमी के बेसिस पर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। क्या क्या ऑल्टरेशंस हो सकती हैं टेक्सोनॉमी की? तो जो बायोलॉजिस्ट हैं ये न्यू ग्रुप ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट कैटेगरी में प्रेजेंट करते हैं जो कि रिप्रेजेंट करता है क्या? लाइन ऑफ एवोल्यूशनरी डिसेंट, लाइन ऑफ फाइलोजेनी, और ये जो प्रेजेंस दिखाता है कि कितने एनिमल्स का फॉर्मेशन हुआ, कितने एनिमल्स का डिस्ट्रक्शन हुआ, इनके बीच में क्या फिज़िकल सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या केमिकल सिमिलैरिटीज़ हैं, यानी सिर्फ एक कैरेक्टर पे कॉन्सेंट्रेट ना करके ओवरऑल रिएक्शंस की जो टेक्सोनॉमी है ये डील करती है। नंबर 1। नंबर 2 जो टेक्सोनॉमी है ये सिमिलर जीन्स और डीएनए पे बात करती हैं जो कि स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूटर होते हैं मॉडर्न टेक्सोनॉमिक डिसीजंस के लिए। जैसे जो मेन इनकी ब्रांचेस देखी जाती है कि कहाँ से एवोल्यूशन बिगिन हुआ था, वहाँ पे हम क्लियर कट डिफरेंस देखते हैं अमेरिकन वल्चर्स में एज वेल एज अफ्रीकन वल्चर्स में एज वेल एज स्टॉक्स में। इन टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज को हम आइडेंटिफाई करते हैं और कंसीडर करते हैं स्पेसिफिक कैरेक्टर के बेसिस पर कि इवोल्यूशन में कहाँ पर इन एनिमल्स का इनोवेशन बिगिन हुआ था, यानी नए ट्रेट कहाँ से बिगिन हुए थे और न्यू स्पीशीज़ का फॉर्मेशन कहाँ हुआ। एक स्पेसिफिक पॉइंट हमने ले लिया कि प्रोटोजोअन्स हैं, फिर उसके सामने 2 एरो बनाए कि कुछ पॉरीफेरा बन गए और कुछ सीलेंट्रेट्स बन गए, है ना। तो ये इनका प्रेजेंटेशन दिखाई देता है। जब भी न्यू ट्रेट्स का फॉर्मेशन होता है तो जो लेटर मेंबर्स हैं उन्हें हम एक लाइन से या एक लीनियज से दिखाते हैं जिसको हम डिराइव्ड कैरेक्टर के बेसिस पर एक्सप्लेन करते हैं। जब हमने एक मेन पॉइंट बनाया, इससे हमने 2 लाइंस में इसको एरो की फॉर्म में डाइवर्ट किया, फिर आगे की तरफ और डाइवर्ट किया, तो ये एक मल्टीपल चेन बनती चली जाती है और इस चेन लाइक अरेंजमेंट को हम नाम देते हैं क्लैडोग्राम। ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह से डायनासोर्स ऑर्निथिस्चिया और सॉरिस्चिया में डिवाइड हुए, किस तरह से जो हमारे कार्निवोर डायनासोर्स बने, किस तरह से हमारे हर्बीवोर डायनासोर्स बने, और फर्दर जाके यही रेप्टाइल्स हमारे बर्ड्स में कन्वर्ट हो गए। इसको दिखाने के लिए ये जो ब्रांच्ड डायग्राम मैंने बनाया, इट कुड बी कॉल्ड एज क्लैडोग्राम। इसका एक और एग्जाम्पल आपको मैं दिखा दूँ
कि जहाँ पे लाइफ की बिगनिंग हुई थी, यहाँ पे मैंने दिखाया लाइफ, दिस इज़ द लाइफ। यहाँ पर हमने देखा कि दो तरह के बैक्टीरिया बन गए, एक आर्की बैक्टीरिया और एक ट्रू बैक्टीरिया। फर्दर जो क्लासिफिकेशन यूकैरियोट्स में हुआ तो यहाँ हमें दिखाई दिए प्रोटोकॉर्डेट्स। फर्दर डेवलपमेंट में हमने देखा फंजाई का डेवलपमेंट हुआ, आगे जाके स्पॉन्जेस का डेवलपमेंट हुआ, फिर निडारियंस का डेवलपमेंट हुआ, फिर फ्लैटवर्म्स का डेवलपमेंट हुआ, और इस तरह से फर्दर डेवलपमेंट होते हुए सबसे वेल डेवलप्ड मैमल्स हमें दिखाई देंगे। इसी तरह क्लैडोग्राम से एक डायरेक्शन यूकैरियोट्स का सेपरेट हुआ और इससे प्लांटी कैटेगरी का फॉर्मेशन हुआ। ये जो क्लैडोग्राम है, ये वाला क्लैडोग्राम, ये अगर आप शुरू से आखिर तक देखेंगे तो आपको शुरू में मोनारा दिख रहे हैं, उसके बाद हमें प्रोटिस्ट दिख रहे हैं, उसके बाद हमें फंजाई दिख रहे हैं, देन प्लांटी और एनिमेलिया हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से एरो की फॉर्म में लीनियर पैटर्न में इनको अरेंज करना क्लैडोग्राम कहलाता है। ये एक और क्लैडोग्राम है जिसमें बेस में हमें एंसेस्टर दिखाई दे रहे हैं, मोनेरन्स। दो कैटेगरी में ये डिवाइड हो रहे हैं, यू और आर्की बैक्टीरिया, और आगे की तरफ जाके ये प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया में डिवाइडेड दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर क्लॉक्स की। जो एक्यूमुलेशन ऑफ न्यूट्रल म्यूटेशंस है, इसके बाद जो रिलेटिव्स हैं उनका भी सेपरेशन होना बिगिन हो जाता है। सो द डिसिमिलैरिटीज़ जब आती हैं डीएनए सीक्वेंस में, तो ये एक स्पेसिफिक टाइम के बाद एनिमल को की एक नई स्पीशीज़ फॉर्मेशन में मदद करती हैं। तो वो अलार्म जो कि धीरे धीरे एक्यूमुलेट होता है, धीरे धीरे कैसे एक्यूमुलेट होगा, डीएनए में एक या दो न्यूक्लियोटाइड में चेंज आया, पहली चीज़। दूसरा कि ये जो चेंजेस हैं ये न्यूट्रल म्यूटेशन की फॉर्म में एक्यूमुलेट होते हैं। और तीसरी चीज़, ये मॉलिक्यूलर जो सब्सटेंसेस एक्यूमुलेट होते हैं ये एक पर्टिकुलर टाइम के बाद खुद को एक्सप्रेस करते हैं, और इसकी स्टडी हम मॉलिक्यूलर क्लॉक की फॉर्म में करते हैं। अब मैंने जो आपको 7 कैटेगरीज बताई, इसका मैं हल्का सा डिस्क्रिप्शन आपको बताऊंगी। इसमें सबसे ऊपर की तरफ हम लिखते हैं किंगडम। हम लोग बात करेंगे एरिस्टोटल और लिनियस के अकॉर्डिंग, जिन्होंने शुरू में 2 ही किंगडम बताए थे, एनिमेलिया और प्लांटी। उसके बाद लिनियस ने इसमें एक और किंगडम जोड़ा जिसे हमने नाम दिया प्रोटिस्टा। उसके बाद विटिकर ने इसमें एक और किंगडम जोड़ा जिसे हमने नाम दिया प्लांटी। और फिर हमने इसमें सबसे लेस डेवलप्ड टाइप का किंगडम जोड़ा, दैट इज़ मोनेरा। तो हमारे पास 5 किंगडम्स आ गए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांटी, एंड दिस इज़ 5 किंगडम कॉन्सेप्ट। 5 किंगडम कॉन्सेप्ट पे अभी एक और आपको पूरा डिटेल में लेक्चर दूंगी, इसलिए इसको यहीं पर हम अभी लीव करते हैं। मोनेरा को फर्दर डिवाइड किया गया और उसे हमने 2 कैटेगरीज में डाला, एक ट्रू बैक्टीरिया और एक प्रिमिटिव बैक्टीरिया। तो जो प्रिमिटिव बैक्टीरिया थे उन्हें हम नाम देते हैं आर्की बैक्टीरियंस, और जो ट्रू बैक्टीरियंस हैं इन्हें हम कहते हैं यू बैक्टीरियम। जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, इसको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, इनका डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं। तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स की स्टडी करते हैं हम, नंबर 1 उनके बीच में प्रेजेंस स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज से, नंबर 2 उनके बीच के ब्रीडिंग बिहेवियर से, नंबर 3 जियोग्राफिकली वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, नंबर 4 उनके क्रोमोसोम्स में क्या क्या कंपैरिजन हमें दिखाई देता है, और नंबर 5 उनकी बायोकेमिस्ट्री कैसी है, उनके प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड और एंजाइम्स में क्या रिलेशनशिप दिखाई देती है। इसके अलावा जब मैं बॉटनी की बात करती हूँ तो क्लासिफिकेशन में मैं कई बार किंगडम की जगह या फाइलम की जगह एक और टर्मिनोलॉजी काम में लेती हूँ जिसे मैं कहती हूँ डोमेन्स। तो जो नए साइंटिस्ट हैं ये कुछ सुपर ग्रुप्स की स्टडी करते हैं किंगडम की जगह पर और उन्हें ये नाम देते हैं डोमेन, और डोमेन के बेसिस पर सारे एनिमल्स को मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड करती हूँ। यूकैरिया में आते हैं हमारे प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमल्स।
सेकंड इज़ बैक्टीरिया, जिसमें आते हैं ट्रू बैक्टीरिया, और एक और डोमेन आ जाता है हमारा आर्किया, जिसमें हमारे प्रिमिटिव टाइप के बैक्टीरिया हमें दिखाई देते हैं। क्या है बैक्टीरिया? ये हमारे मोनेरन्स हैं, ये यूनिसेल्युलर हैं, प्रोकैरियोट्स हैं, ये थिक हैं, रिजिड सेल वॉल है इनकी, और ये सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाहर की तरफ हमें दिखाई देती है। जो इनकी सेल वॉल है ये पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है। ये बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन है, जिसमें वेरियस टाइप के बैक्टीरिया हमें दिखाई दे रहे हैं। हाइड्रोजिनोबैक्टर, थर्मोबैक्टर, ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टर, डाइनोकोकाइबैक्टर, स्पाइरोकीटबैक्टर, ग्रीन सल्फर बैक्टर, बैक्टीरियोट्स, फ्लेवोबैक्टीरिया, प्लैंक्टोमाइसिटीज, क्लेडोमाइडी, ग्राम पॉजिटिव, साइनोबैक्टीरिया, पर्पल बैक्टीरिया एंड सो ऑन, है ना। तो अब इसमें सिर्फ एक आर्किया कैटेगरी है जो मैंने नया डोमेन में जोड़ा है। तो आर्किया में मैं लूँगी यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स को। ये जितने भी आर्कियंस होते हैं या प्रिमिटिव टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, ये एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रहते हैं, पहली चीज़। और जो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रहते हैं ये हमेशा ऑक्सीजनेटिव नहीं होते हैं, ऑक्सीजन्स की प्रेजेंस में नहीं रिस्पायर करते हैं, एरोबिक नहीं होते हैं, इसलिए हमने इन्हें नाम दिया एनएरोबिक। इनकी जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की नहीं बनी हुई होती है, इसमें कोई अनयूजुअल सा लिपिड का स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है, जिसको LPG कहते हैं, लाइपोपॉलीसेकेराइड। इसकी नेचर हमें दिखाई देती है। आर्कियोबैक्टीरिया में हमें दिखाई देते हैं थर्मोफिलस, मिथानोस्पाइरुलम, मिथानोसार्सिनिया, हैलोफिलिक मिथानोजेंस, एक्सट्रीम हैलोफाइल्स, मिथानोबैक्टीरियम, मिथानोकॉकस, मिथानोग्लोबस, थर्मोकॉकस, थर्मोप्रोटियस या पायरोक्सीडियम या सल्फोइडियस या डाइसल्फायोकॉकस। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज हमने आर्किया के अंदर स्टडी करी। और यूकैरिया में यहाँ पे सारे यूकैरियोट आएंगे। यहाँ पे मैं आपको प्रोटोजोआ से लेकर ह्यूमन बींग्स तक सबके बारे में पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो ये यूकैरिया है, और यूकैरिया में मैंने स्टडी करनी शुरू करी आपके ये सीलिएट्स और डाइनोफ्लैजिलेट प्रोटोजोअन से। यहाँ पे मैं फंजाई भी लूँगी, यहाँ पे मैं प्लांटी भी लूँगी, यहाँ पे मैं एनिमेलिया लूँगी। इसी की एक ब्रांच डिवाइड हुई जिसे मैंने मोल्ड्स कहा। इनको आजकल हम स्लाइम मोल्ड्स कहते हैं। आपकी ब्रेड पे लगने वाली ग्रीन और ब्लैक फंगस है ये। फ्लैजिलेटा में ये यूग्लिनॉइड और ट्रिपनोसोमा आते हैं, ये भी प्रोटोजोअन कैटेगरी में आजकल डाल दिए गए हैं। नेक्स्ट इसमें आते हैं माइक्रोस्पोराइडिया, ये आजकल एक्सटिंक्ट हो गए हैं। और ये लास्ट इसमें है डिप्लोमोनेडा, ये भी आजकल एक्सटिंक्ट की कैटेगरी में आ गए हैं। ये पूरा यूकैरिया वर्ड है, ये आपके प्रोटोजोअन्स हैं, ठीक है। ये हैं आपके प्रोटिस्टा, ये हैं आपके एनिमेलिया, ये हैं आपके प्लांटी, और ये हैं आपके फंजाई। तो 4 किंगडम आपको इस स्लाइड में बहुत अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। अब जब हम बात कर रहे हैं टेक्सोनॉमी की, तो टेक्सोनॉमी में एक और बात मैं आपसे कहूँगी कि जब हम टेक्सोनॉमी की स्टडी करते हैं तो मैंने आपको साइंटिफिक नेम बताए हैं, लैटिन के नाम बताए हैं, और ये जो नाम बताए हैं इनके कुछ इंटरनेशनल रूल्स को हम फॉलो करते हैं। ये इंटरनेशनल रूल्स हमारे टेक्सोनॉमी को जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर में स्टडी करते हैं, और इसके लिए हम जो कोड काम में लेते हैं उसे हम कहते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ICZN। ये जितने भी नाम हैं इनमें हमें 3 कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं। हाइमन ने ये क्लासिफिकेशन बताया था। अगर आप फर्दर हायर क्लासेस में जूलॉजी पढ़ेंगे तो आप हाइमन की किताब पढ़ेंगे। हाइमन ने ये बताया था कि टेक्सोनॉमी में हमें 3 कैरेक्टर्स देखने होते हैं। नंबर 1 यूनिकनेस, कि जो भी हमने एनिमल को नाम दिया है ये यूनिक हो।
ये नाम जब एक एनिमल को दे दिया तो दूसरे एनिमल को कभी नहीं दिया जाएगा। ये नाम इसका दुनिया में एक यूनिक नाम रहेगा, सबसे अलग नाम रहेगा। तो यूनिकनेस टेक्सोनॉमी में नॉमेनक्लेचर का एक स्पेसिफिक कैरेक्टर। नंबर 2, द नेम शुड बी यूनिवर्सल, यूनिवर्सैलिटी रहेगी इसमें। तो जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट है वो ये कहता है कि जब एक बार ह्यूमन को नाम दे दिया होमो सेपियंस तो वो दुनिया भर में सेम नाम माना जाएगा। आप लोकल लैंग्वेज में कुछ भी बोलिए, बट द नेम शुड बी, नंबर 1 मैंने बताया यूनिक, नंबर 2 इट शुड बी यूनिवर्सल, एंड नंबर 3 द नेम शुड बी स्टेबल। एक बार जो नाम रख दिया वही नाम परमानेंट रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू हाइमन नॉमेनक्लेचर में, टेक्सोनॉमी में, ये 3 कैरेक्टर्स हमें नेम में दिखाई देते हैं। ओके, थैंक यू। और अगर मैंने अभी आपको जो लेक्चर बताया है, आपको इसके लिंक की आपको इसके नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप लिंक पर जाइए और जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर जाकर आप इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं।